नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज भी हम अपने तमाम मौज़ूआत और सवालात के साथ आपके सामने हाजिर हैं। बहुत सारे वैसे मामलात हैं जिनके ऊपर आज बात करनी बनती है, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आबादी के हवाले से एक बहुत अहम इशू की, और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो एक बहुत अहम एजेंडा था, सेंसस के रिजल्ट्स और आने वाले सेंसस का ऐलान। पहले इस पे सवाल मुलाहिजा कर लें, फिर उसके बाद मजीद बात करते हैं। जी नाजरीन, असल में सेंसस एक ऐसा मरहला है जो कि बड़े ताख़ीर के बाद हमने पाकिस्तान में देखा, और बिलखुसूस 1998 के बाद। लेकिन बाकायदा अब जो हालिया CCI की मीटिंग हुई तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की इस मुलाकात में ये तय किया गया कि 2017 में जो सेंसस हुआ था, और वो भी आपको पता है कि 2017 में भी जो ये तमाम मामलात हुए थे वो सुप्रीम कोर्ट के बाकायदा अहकामात पर हुए थे। बाकायदा ये जो दर हकीकत जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें हुक्म देता है, लेकिन बहरहाल इसको अप्रूव किया गया है इस मरतबा के सेंसस CCI की मीटिंग में। और 2021 तक, यानी कि 2021 ये जो प्रेजेंट ईयर है, अक्टूबर तक बताया जा रहा है रिपोर्टेडली कि फ्रेश सेंसस भी कराए जाएंगे, ताकि हमें अंदाज़ा सही मायनों में लग सके कि इस वक्त हमारी आबादी की क्या डेंसिटी है और आबादी का क्या तनासुब है। फेडरेशन और प्रोविंसेस में नाजरीन वैसे भी बेहतर हम आहंगी और वर्किंग रिलेशनशिप्स के लिए जो ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास है, वैसे तो आइडियली स्पीकिंग इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हमने अनफॉर्चुनेटली इसकी फ्रीक्वेंसी उतनी तो नहीं देखी। लेकिन नंदलेस जो इस वक्त अब ये सेंसस का नतीजा जिसको एक्सटेंड किया गया है, जिसको अप्रूव किया गया है 2017 के सेंसस को, ये एक बड़ा अहम मरहला था जो कि काफ़ी अरसे से ताखीर का शिकार था। बिल आखिर इसके ऊपर एक अप्रूवल मिली है, एक नोट मिली है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की। और बात यह है कि सिंध हुकूमत ने खैर अलबत्ता ये कहा था कि इसको वो अप्रूव नहीं कर रहा है, और वो फिलहाल मतलब वाहिद वो जो सिंध के चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने इसके ऊपर अपने डिसेंट का इजहार किया था। नंदलेस नाजरीन, 2023 तक अब ये एम किया जा रहा है कि ये तमाम मरहला पूरा हो जाए। 18 महीने तक का है क्योंकि इसमें वक्त दरकार होता है, तो 2023 के इंतखाबात से पहले पहले, यानी अगले इलेक्शन से पहले पहले ये एम किया जा रहा है कि एक तो आबादी का हमें सही जो तनासुब है वो पता चले, और दूसरा फिर इसके बाद हल्का बंदियों का भी जो मरहला है वो इलेक्शन से पहले पहले मुकम्मल कर लिया जाए अकॉर्डिंग टू द न्यू सेंसस रिजल्ट्स। क्या ये चीज़ें हो पाएंगी? क्या ये एक एम्बिशियस माइलस्टोन है? लेकिन आइडियली स्पीकिंग ये एक अच्छा माइलस्टोन है जो कि हम लोगों ने फिलहाल अपने लिए सेट किया है। कितना ये हम अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? और बात यह है कि जो गुज़िश्ता भी जो सेंसस था उसको भी हमें पता है कि बहुत लोगों ने उसको कोर्ट में चैलेंज किया था, काफ़ी पार्टीज़ ने, जमातों ने भी उसको कोर्ट में चैलेंज वगैरह कर रखा था। तो सेंसस के जो रिजल्ट्स हैं वो भी तमाम के लिए काबिल कबूल होने चाहिए, और अगर कोई जेन्युइन ग्रीवेंस है तो वो भी एड्रेसेबल होनी चाहिए। एक तो ये भी बड़ी ज़रूरी बात है इस हवाले से। बाकायदा नाजरीन आगाज़ कर लेते हैं पहले हमारे इसी सवाल के साथ तारुफ कराती चलूँ। सबसे पहले यहाँ स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जस्टिस रिटायर्ड शाह खावर साहब, लीगल एक्सपर्ट हैं और इन तमाम उमूर पे हमारी रहनुमाई करेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड शाह साहब। नाजरीन, हमें वाया स्काइप ज्वाइन किया है नवाब यूसुफ तालपुर साहब ने, वेरी सीनियर मेंबर ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और आपके व्यूज़ सर हम तमाम में शामिल गुफ्तगू रखेंगे इस मौजू पे भी, और फिर हम ज़ाहिर आगे जाके सियासी हवाले से भी बात करेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड नवाब साहब। और नाजरीन, हमें शॉर्टली PTI से भी ज्वाइन कर रहे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव, तो उनसे भी हम लोग जो हुकूमती पर्सपेक्टिव है वो मांगेंगे। लेकिन शाह साहब, अगर आपका इस पे एक एक्सपर्ट ओपिनियन पहले आ जाए। सेंसस पहले भी जो हमने देखा था हो गया, और बहुत एक मुश्किल मरहला था जिससे हम गुजरे, फिर उसके बाद बिल आखिर हुआ, फिर उस पर इख्तलाफात सामने आए। सिंध हुकूमत ने वैसे अभी भी जो इसकी अप्रूवल है वो नहीं मानी है, जो भी CCI में कल अप्रूवल मिली है इसको। तो बताइएगा अगला मरहला फिर आप कैसे देखते हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमें जहन में रखनी चाहिए कि वो सबके लिए काबिल कबूल और एक्सेप्टेबल हो। देखिए, ये जो मरदमशुमारी है, सेंसस जिसको कहते हैं, और बल्कि उसमें खाना शुमारी भी होती है, ये बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी मुल्क की दूर रस और नज़दीक पॉलिसीज़ बनाने के लिए, तरक्याती पॉलिसीज़ और उसके ऊपर मनसूबाबंदी करने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। और हमने देखा कि ये जो पिछला सेंसस हुआ था वो भी बहुत अरसे के बाद हुआ था, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुदाखलत से वो अमल में आया था। लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि मुतनाज़ा थी, जैसा कि कराची के बारे में जो कराची के पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनका ये मौक़िफ़ था कि वो पिछले सेंसस से भी उसकी आबादी जो है
وہ کم ریکارڈ ہوئی تھی. ہاں بالخصوص جیسے MQM نے اس پہ بڑی جی آف گریونس کورس. کا اظہار کیا. تو یہ اچھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی نے اس پہ اگر تحفظات کا بھی اظہار کیا، لیکن جو آئندہ جو سینسس ہونے جا رہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں بڑا خوشائند ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے پاس پورا ڈیٹا نہیں ہوگا کہ ہماری آبادی کتنی ہے، اس میں مرد اور خواتین کتنے ہیں، کتنے 18 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں، کتنے لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، کتنوں کو روزگار کی سہولیات فراہم شدہ ہیں، کون جو ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے گھر نہیں رکھتے، کرائے کے گھروں میں رہتے. تو اس کے لیے تمام چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک ڈیٹا، اس کا ایک میزانیہ ہونا بڑا ضروری ہے، جو کہ سینسس کے نتیجے میں ہی ہو سکتا ہے. اور سینسس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ایک میکینزم ایوالو کیا جائے جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھے اور اس پہ کوئی سوال نہ اٹھے. اس کے لیے سر کیا تجاویز ہوں گی؟ اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھیں اور اس کے لوگوں کے جو تحفظات ہوں اس کا جو ہے اس کا مداوع کیا جائے. اور صحیح معنوں میں سمجھتا ہوں کہ اگر سینسس ہو جائے اس میں صوبائی حکومتیں بھی آن بورڈ ہوں اور فیڈرل گورنمنٹ اور ان کے ادارے بھی، اور یہ ایک ہم آہنگی سے ہو صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک اچھا سینسس جو ہے اس کو کنڈکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس کی پھر امپلیکیشنز تو یہ بھی ہیں کہ جب آبادی ظاہر ہے کہ بڑھ رہی ہے اور وہ ریکارڈ ہو جائے گی، اور اس میں جو 18 سال سے اوپر کے جو ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں وہ بھی بیچ میں آ جائیں گے، تو وہ بھی ووٹ جو ہے ان کو اس کا حق بھی مل جائے گا. تو اس کے بعد پھر آپ کی صوبائی اسمبلی کی اور قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں ان میں اضافے کا بھی بہت زیادہ امکان ہے. تو اس کی امپلیکیشنز یقیناً ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک پازیٹیو امپلیکیشنز ہے جو کہ ضرور ہونی چاہیے. بالکل. وہ لیکن بات یہ ہے کہ سر وہ پھر پازیٹیوٹی مطلب جب اس میں گریونسز آ جاتی ہیں اور پھر وہ کہیں پر اگر ایڈریس نہ ہو تو ظاہر ہے اٹ کائنڈ آف ٹیکس اوے فرام دا پازیٹیوٹی آلسو. فردوس شمیم نقوی صاحب بھی ناظرین ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور اپنی پارٹی کا گورنمنٹ کا جو پرسپیکٹو ہے وہ ہمارے ساتھ ان تمام امور پہ رکھیں گے. آن لائن ہے ہمارے ساتھ. ویلکم آن بورڈ فردوس صاحب، خوش آمدید آپ کو، اور تھینکس الاٹ فار یور ٹائم. میں آپ کی طرف شارٹلی رخ کرتی ہوں. فردوس صاحب پہلے ہم یہاں میرے ساتھ، بلکہ میں آپ کو بتا دوں شاہ خابر صاحب یہاں اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہیں، نواب یوسف تالپور ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسکائپ کے ذریعے، اینڈ آف کورس یور گڈ سیلف. میں آپ کی طرف رخ کرتی ہوں ان ویری شارٹ بٹ، لیکن پہلے نواب صاحب کا، تالپور صاحب کا ذرا ایک ویو آ جائے، کیونکہ سندھ حکومت نے کل بھی اس میں اپنا ڈسینٹنگ جو نوٹ تھا سندھ گورنمنٹ نے رکھا تھا، چیف منسٹر سندھ نے رکھا تھا CCI میں. بتائیے کہ ایک تو تالپور صاحب کیا وجوہات بنی، کیا اعتراضات تھے، اور دوسرا یہ کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو مردم شماری کا پروسیس ہونے جا رہا ہے تو یہ بہت قومی مفاد میں، کیونکہ نہ صرف حلقہ بندیاں بلکہ دیگر بھی جو مالی وسائل ہیں ان کی تقسیم کے لیے، جیسے ابھی شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے، یہ تمام مرحلہ بہت اہم ہے کہ ہمیں آبادی کا صحیح تناسب پتہ چلنا ہے، ڈینسٹی پتہ ہونی ہے، وغیرہ وغیرہ. بتائیے گا کیا تجاویز ہیں اور آپ کی پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ اس کو کیسے ہم بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ شاہ صاحب نے کی یہ ایک جینی بات کہ ہر چیز جو ہوتی ہے ہوتی ہے، اور یہاں پر قسمتی سے پاکستان میں جب بھی سینسس ہوتے ہیں تو ان سینسس پہ کنٹروورسیز ہوتی ہیں، اور ابھی بھی جو کنٹروورسی ہوئی تو اس کے بعد ایک مرتبہ فیصلہ ہو چکا، اور فیصلہ بھی CCI میں ہوا تھا کہ ہم 5% ہاؤسز کو دوبارہ کریں گے اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے کیا کریں گے. تو وہ بات تو وہیں کی وہیں رہی، اور اب ایک قسم کی یہ لالی پاپ دکھا رہے ہیں کہ بھائی ابھی اس کو تو مان لو، ہم جلدی ہی اکتوبر میں ایک اور کریں گے. وہ جو یو ٹرن لینے میں ماہر ہو، اس کے اوپر مطلب ہے کہ یہ اتنی بڑی ذمہ واری پوری سندھ کی پیپلز پارٹی تو نہیں اٹھا سکتی. تو اسی وجہ سے سندھ حکومت نے اور ہمارے چیف منسٹر نے اس سے اختلاف رائے رکھا، اور انہوں نے کہا کہ جو پہلے فیصلہ ہوا ہے پہلے والے فیصلے پہ آپ عمل کرو. لیکن انہوں نے فیصلہ کیا تو اب ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی سوائے اس کے کہ ہم ڈسینڈ کریں، اور اس کے بعد اس کے اوپر اپنا لیتے رہیں گے، کیونکہ اس ایشو کے اوپر MQM کی بڑی بضد تھی، اور صحیح طرح سے یہ دوبارہ ہونے چاہیے. ابھی پتہ نہیں کیوں خاموش ہو گئی ہے، لیکن یہ تو نیچرلی ان کی اپنی جماعت ہے، ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن کم از کم پیپلز پارٹی خاموش نہیں رہے گی. لیکن
उनके अंदर यूसुफ जितने तालपुर साहब, लोग ये हैं जो पिछला आदम जो सेंसस था मर्दमशुमारी, वो तो जाहिर है ये मौजूदा गवर्नमेंट ने तो नहीं, वो तो पिछली हुकूमत PMLN के जेर निगरानी हुई थी। नहीं जिसकी भी हो, हम्म। जिसकी भी हो, लेकिन ये शिकायतें रहती हैं। और अभी तो जो है PMLN की हुकूमत थी, तो ये हुकूमत की बात ही नहीं होती। ये अगर आप जाओगे इसके अंदर तो देखोगे बड़ी एक डीप चीजें हैं इनके अंदर, अच्छा। क्योंकि सारा मामला जो है वो हाँ। डिपेंड ऊपर करता है कि भाई कितनी पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज कैसे डिवाइड जी जी, होने बहुत सारी चीजों का महवर है इस बात पे। यस, करेक्ट, ट्रू दैट। हैं। नाज़रीन, आपको पेशावर लेकर चलते हैं जहां मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद, चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ। आज माह रमज़ानुल मुबारक 1442 हिजरी के चाँद की रोयत का शरीफ फैसला करने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान का इजलास मेरी ज़ेर सदारत दफ्तर एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ ईदगाह 4 सद्दा रोड पेशावर में मुनक्किद हुआ। इजलास में मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान के जो अरकान शरीक हुए और कुछ लोगों से हम टेलीफोनी राब्ते में मेंबरान से थे। उनके अस्माए ग़रामी ये हैं: मौलाना फज़ुर रहीम अशरफी, हाफिज़ अब्दुल गफ़ूर, अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर, डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी, मौलाना यासीन ज़फ़र, मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती, मुफ्ती अली असगर अत्तारी, अल्लामा सैयद अली करार नकवी, मुफ्ती ज़मीर अहमद साजिद, मुफ्ती फैसल अहमद, मुफ्ती यूसुफ कश्मीरी, मुफ्ती कारी महरुल्लाह, साहबजादा सैयद हबीबुल्लाह चिश्ती, मुफ्ती फ़ज़ल जमील रिजवी, मौलाना असद ज़करिया कासमी, पीर सैयद शाहिद अली जलानी और राब्ते के फ़राइज़ TG वज़ारत मज़हबी अमूर पाकिस्तान सैयद मुशाहिद हुसैन खालिद ने, जबकि फ़नी मुआवनत महकमा सपारकों से ग़ुलाम मुर्तज़ा और महकमा मौसमियात से डॉक्टर अज़मत हयात और वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जॉइंट सेक्रेटरी ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी खिदमात सर अंजाम दी। पेशावर जोनल कमेटी जो इसमें शरीक हुई, जिसमें मौलाना इहसानुल हक, मौलाना मुफ्ती फ़ज़लुल्लाह, मौलाना इरशाद हुसैन खलीली, कारी अब्दुल रऊफ़ मदनी, मौलाना अहमद अली शाह, मौलाना अब्दुल बसीर शाह और दीगर उलमाए कराम जैसा कि मुफ्ती अतीकुर रहमान और मौलाना तैयब कुरैशी साहब भी शरीक थे। इसके अलावा पाकिस्तान भर में जोनल रोयत हिलाल कमेटी के इजलास उनके मुतल्लिका हेडक्वार्टर्स पर मुनक्किद हुए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर में कई मकामात पर मतला साफ था और साफ रहा और चाँद के हवाले से शहादतें मासूल हुईं और जम्मे गफ़ीर ने चाँद देखा, जिसमें इस्लामाबाद,
कराची, बदीन, सवात, मालाकंड, राजनपुर, कसूर के मकामात पर चांद नज़र रमज़ानुल मुबारक का आ गया है। लिहाजा इत्तफ़ाक़ राय से तय पाया कि जब यकम रमज़ानुल मुबारक 1442 हिजरी 14 अप्रैल 2021 बरोज़ बुध को होगी। अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा होगा और यकम रमज़ानुल मुबारक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक की आमद पूरी कौम को मुबारक हो। ये महीना अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाने का है, अल्लाह से मांगने का है। यकीनन जिन हालात से पाकिस्तान और इस वक्त उम्मा गुज़र रही है, इसमें ज़रूरत है कि तौबा इस्तिग़फ़ार जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, अल्लाह को मनाया जाए, ताकि इस कोरोना जैसी वबा से हम अपने पाकिस्तानियों को भी और इसी तरह पूरी इंसानियत को जो है बचा सकें और उसके निजात के लिए दुआ कर सकें। मैं ये समझता हूँ कि आपने देखा कि आज पेशावर से एक ऐसा फ़ैसला अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है कि जो पाकिस्तान के लिए एक वहदत का पैगाम बना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर हुकूमत पाकिस्तान और वज़ारत मज़हबी अमूर पाकिस्तान जिन्होंने हमें माहौल दिया और अच्छे माहौल में मैंने और हमारी मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान ने 3 महीने मुसलसल काम किया और हमने यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के उलमा से भी मुलाकात की और पूरे पाकिस्तान के उलमा से भी हमने मुलाकात की। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं कि आज पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल और उनके करम से पूरी पाकिस्तानी कौम एक दिन रोज़ा रखने जा रही है। ये बड़ी मुबारक बात है और मैं अल्लाह से मांगता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है और इसी तरह महकमा औकाफ जिन्होंने यहाँ पर इंतज़ामात किए और फिर हमारे साथ जो फ़नी मामरत सपारकों ने, मौसमियात ने, वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने की, हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं। आएँ हम सब मिलकर अल्लाह तबारक व तआला के हजूर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ने ये मुल्क हमें रमज़ानुल मुबारक की 27वीं तारीख़ को ही अता किया था। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। ये मुल्क के साथ हमारी इज़्ज़तें वाबस्ता हैं और वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा हुआ करती हैं। आए हम सब अल्लाह के हजूर दुआ करें कि हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस चीज़ का अज़म करते हैं कि मिलकर हम पाकिस्तान के अमन के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज, अपनी हुकूमत और अपने सिक्योरिटी इदारे जो हमेशा इस पाकिस्तान के अमन के लिए अपना एक अजीम किरदार अदा कर रहे हैं, हम उनका साथ और शाना बशाना होंगे। तो आएँ हम सब उन शहीदों को भी आज याद करें जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी शहादतों के नजराने पेश किए। अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम
इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। ए अल्लाह, आज का जो ये फैसला तेरे फजल से, तेरी बरकत से, तेरी रहमत से रमज़ानुल मुबारक का हो रहा है, या अल्लाह इसकी बरकतें हम सबको नसीब फरमा। ए अल्लाह, इस इत्तफाक के लिए, इस मोहब्बत के लिए, इस भाईचारे के लिए मैंने जो 3 महीने काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा मुल्क इस इत्तफाक पर पहुंचा तेरे फजल से। ऐसा फैसला कि आज पूरा मुल्क एक ही दिन अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखने तेरे फजल से जा रहा है, इसे कबूल फरमा ले, मंजूर फरमा ले। अल्लाह, ये मुल्क तूने हमें रमज़ान की मुबारक सातों में अता किया है, तो इसकी हिफाजत फरमा, इसकी अंदरूनी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इसको हर अंदरूनी बरूनी ख़तरात से महफूज फरमा। ए अल्लाह, जो इंतशार फैलाने वाली कुव्वतें हैं, ए अल्लाह जो इस मुल्क में काम कर रही हैं, या अल्लाह उन कुव्वतों को नेस्त नाबूद फरमा दे। ए अल्लाह, इस मुल्क से दहशतगर्दी का आत्मा कर। ए अल्लाह, इस मुल्क को अमन का गहवारा बना। ए अल्लाह, हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज जिसने और हमारे सिक्योरिटी इदारे जिसने रात दिन इस मुल्क के अमन के लिए, इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो अपना एक अजीम किरदार अदा किया, अल्लाह इसे कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, उन शहीदों के लिए भी मैं दुआ कर रहा हूँ जिन शहीदों ने इस पाकिस्तान के लिए, जिन जवानों ने इस पाकिस्तान के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। ए अल्लाह, उन शहीदों की शहादतों को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, आज ये एक खूबसूरत गुलदस्ता मरकजी रोयत हिलाल कमेटी और जोनल रोयत हिलाल कमेटी पेशावर का पूरे पाकिस्तान को एक वहदत का खूबसूरत पैगाम दे रहा है। अल्लाह, तो इसे कबूल फरमा। अल्लाह, जैसे आज हम रमज़ान के लिए इत्तफाक से, मोहब्बत से बैठे और हमने मिलकर काम किया और रमज़ानुल मुबारक तूने हमें एक दिन रोज़ा अता किया, अल्लाह हमें आने वाली ईद पर भी इस तरह का इत्तफाक जो है वो नसीब फरमा दे। इत्तफाक जो है अल्लाह नसीब फरमा दे। हमारी दुनिया भी अच्छी फरमा दे, हमारी आखिरत भी अच्छी फरमा दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनतों व इना अज़ाबन नार। अल्लाह, हुकूमत पाकिस्तान ने और NCOC ने जो कोरोना के हवाले से SOPs पूरी कौम को दिए हैं, अल्लाह उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद पेशावर में रमज़ान मुबारक के चाँद की रोयत का ऐलान कर रहे थे। रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ गया है। कल बरोज़ बुध 14 अप्रैल 2021 पहला रोज़ा है पूरे पाकिस्तान में। एक ही दिन जो है वो रमज़ान मुबारक का आगाज़ हुआ है। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से पूरी कौम को रमज़ान मुबारक मुबारक हो। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत घरों की तामीर और तकसीम का अमल जारी है। अब किराए के बजाय माहाना किस्त देकर अपने घर के मालिक बन जाएं। कर्जे के हुसूल के लिए किसी भी बैंक से राब्ता करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत घरों की तामीर और तकसीम का अमल जारी है। अब किराए के बजाय माहाना किस्त देकर अपने घर के मालिक बन जाएं। कर्जे के हुसूल के लिए किसी भी बैंक से राब्ता करें। पहले रुख अगर हम कर लें तालपुर साहब का इस मामले पे। तालपुर साहब, आप बताइएगा क्या अब इसका एंड आप देख रहे हैं, क्या हल है? और पीपल्स पार्टी क्या आइसोलेट हो गई है? आप क्या कर पाएंगे सर अगर आप इस पूरे इत्तेहाद से बाहर हैं तो? पता नहीं पीपल्स पार्टी आपके नजर में कोई आइसोलेट हुई है या पीपल्स पार्टी और ANC जाएंगे और जो बाकी लोग हैं वो आइसोलेट हो जाएंगे, क्योंकि ऑलवेज जो सही रास्ते पे होगा, जो सही बात होगा, वही कामयाब होगा। आप भी देखा होगा आपने कि इस इत्तेहाद के अंदर जितने फैसले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रखे, वो फैसले जिन पे अमल हुआ
तो उनमें कहाँ कहाँ कामयाबियां हुई हैं इस पूरे इत्तेहाद को, इस हद तक कि 172 वोट्स लेकर हमारे यूसुफ रज़ा जिलानी साहब सेनेटर भी बन गए। तो ये एक किस्म का हुकूमत के ऊपर नो कॉन्फिडेंस भी हो गया। और आपने ये भी देखा होगा कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ वही मुखालफत कर रही है और मुखालफत डट कर रही है। लेकिन जहाँ तक सारे मामले का ताल्लुक है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात जो शहीदों की जमात हो, वो जमात जिनके कारकुनों ने कोड़े खाए हुए हों, जमात को अगर आप लोग फोकस दोगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो क्या उनके एवज आपको फूलों के हार देंगे? नेचुरली को फाड़ के फेंक दिया जाएगा और हमने लिख के भेज दिया कि हम इस्तीफा देते हैं, हम अलग हो जाते हैं। अब पीडीएम वाले जाने, उनका काम जाने, जिस तरह वो करें। हम लोग अपनी अपोजिशन जारी रखेंगे, जितना भी महाज है उन महाजों के ऊपर हम लड़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर एक सर, आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि आप लोग अलायंस का एतमाद खो चुके हैं, तो लिहाजा अब आपको अलायंस में आपका रहना कोई मायने नहीं रखता। तो यानी कि यही समझा जाए कि दोनों इतराफ से अब ये जो पार्टनरशिप है एटलीस्ट पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा नहीं है। वो रहने न रहने की बात ही नहीं है। हम तो इस्तीफाएं दे चुके हैं, तो हम ऐसा नहीं है, न है न बनना चाहते हैं जब तक वो लोग माफी नहीं मांगते हैं, जो वो नहीं मांगेंगे जैसे उन लोगों के ख्यालात हैं। हालांकि मौलाना साहब की आज जो गुफ्तगू हुई है मीटिंग के बाद, वो बड़ी मुहज़्ज़ब गुफ्तगू हुई है। अच्छा, लेकिन PMLN जो है ना, वो इस चीज को बढ़ा रही है। तो मौलाना साहब का सर आपको क्या लगता है कि उनका झुकाव फिर किस तरफ होगा? आपको लगता है PMLN की तरफ उनका झुकाव होगा? अभी तक तो यही नजर आ रहा है। तालपुर साहब जी सर, मेरा अर्ज था कि मौलाना साहब का आपने कहा कि उन्होंने मोहतात गुफ्तगू, मुहज़्ज़ब गुफ्तगू की है, उनका झुकाव आपको किस तरफ नजर आ रहा है? नून लीग की तरफ है? नहीं, वो तो कोशिश करेगा कि ये इत्तेहाद चले, लेकिन अब इत्तेहाद आपस में मिलकर चल नहीं पाए। अच्छा, मेरी जो राय है बड़ी क्लियर दो टोक सी बात है, दो टोक सा मौकफ है। तालपुर साहब कह रहे हैं कि अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है आगे। शाह साहब की तरफ में जरा जी। और इसमें नेचुरली इत्तेहाद का अपोजिशन का नुकसान है, हुकूमत का फायदा है, लेकिन उसको कम से कम जितना कम कर सके आदमी वो कम करे। अगर एक दूसरे के खिलाफ हमारी बयानबाजियां होंगी तो फिर जैसे कि अब PMLN ने किया है, हुकूमत भूल गई है उनको, PTI भूल गई है उनको, पीपल्स पार्टी याद है। सुबह देखो तो भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ, दोपहर को देखो पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोलते रहे। ये बोलते रहेंगे, जितना ये बोलते रहेंगे अपोजिशन में, अपोजिशन के खिलाफ, तो अभी तक तो हम खामोश हैं, हमने किसी चीज का जवाब नहीं दिया। हमारे पास बहुत से जवाब हैं। अच्छा, ऐसे जवाब है तो उनको अगर देंगे तो उनको पता पड़ जाएगा ये जवाब क्या है। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम इन कंट्रोवर्सीज में पड़े। जो हमारा गोल और ऑब्जेक्ट है, हम उसी बात के ऊपर अटल रहें और वही अपोजिशन करते रहें मौजूद PTI हुकूमत की। जी फिरदौस साहब, क्या ख्याल है आपका? ये जो अपोजिशन में इस वक्त मामलात हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास भी तो सर कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप लोग कितना एंगेजमेंट की कोशिश करेंगे पीपल्स पार्टी के साथ? जैसे इस्लाहात के लिए आप लोग काफी दफा बुला चुके हैं कि आए इस्लाहात करें, तो कोई इनिशिएटिव लें सर, उनको बुलाएं ताकि वो भी आपके साथ कोई हामी भरें। और किसी एक मामले पर तो आप पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पर, मेरा अर्ज है कि आपको साथ लेकर उनको चलना चाहिए। जी देखिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने रोज अव्वल से एक बात कही है कि हम हर मुस्बत इक़दाम के लिए अपोजिशन की बात सुनने को भी तैयार हैं और उनसे बात करने को भी तैयार हैं। एक सब्जेक्ट के ऊपर हमने नो को एरिया कर दिया है कि हम NRO के सिलसिले में नहीं करेंगे, ठीक है ना। और हमने चाहे ये फैटफ के अपोजिशन करें और उसके जरिए लाने की कोशिश की, हमने उसको भी अपोज किया। हम इनके मशहूर हैं कि इन्हीं ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का चेहरा जो है वो बयान कर दिया कि जब जरदारी साहब ने कहा कि अगर आपको इतनी मोहब्बत है इस मुल्क पाकिस्तान के साथ, इसके अवाम के साथ, तो आपको अपनी जिंदगी की तो फिक्र नहीं करनी चाहिए ना, आप आ जाइए पाकिस्तान में, हम इस्तीफे दे देंगे। मैं समझता हूँ बड़ी रीजनेबल बात की थी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जितना हाई मॉरल ग्राउंड यूसुफ तालपुर साहब लेते हैं
वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जिस पार्टी ने इनके आदमी के खिलाफ वोट दिया फॉर चेयरमैन सेनेट, उसी की सपोर्ट से ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन गया। ये इनका हाई मॉरल ग्राउंड का स्टैंडर्ड है। तो ये तो जो सियासत कर रहे हैं, हमें रोज अव्वल पता था कि जिस दिन इस्तीफों की बात हुई थी कि पीडीपी जो है, जो जरदारी लीग है, वो कभी भी इस्तीफे नहीं देगी, ठीक है, रिजाइन नहीं करेगी। लेकिन नहीं फिरदौस साहब, हमने देखा ये है कि आप लोगों का मुसलसल पीटीआई का झुकाव पीपल्स पार्टी की तरफ है। जो ये रिफ्ट हुई है उसमें आप उनको साइड कर रहे हैं, और बहुत सारी बातों पे आपने कहा है कि उनके साथ गलत किया है नून लीग ने या पीडीएम ने। आप नून लीग का भी तो साथ दे सकते थे ना। नहीं, सॉरी, आई थिंक तो ये आपका इन्फ्रेंस जो है वो मेरे लिहाज से दुरुस्त नहीं है। हम समझते हैं कि हम अपने एक असूली मौके पे चल रहे हैं। हम पाकिस्तान की तरक्की की खातिर हर किसी से बात भी करने को तैयार हैं। हम चाहे वो इलेक्शन रूल्स हो, चाहे नैब के कानून की तब्दीली हो, जो पीपल्स पार्टी चाह रही है, हम चाहते हैं कि आइए दीजिए तजवीज, हम आपकी तजवीज को ऊपर गौर करेंगे। हमने एक दरवाजा नहीं बंद किया हुआ, दरवाजे इन्हीं ने बंद किए हुए। ठीक है, अच्छा, इन्होंने दरवाजे बंद किए बाय आस्किंग एन एनआरओ, जो आपने अभी फरमाया कि एनआरओ के अलावा नहीं। मेरे तालपुर साहब से इसका जवाब बनता है, जरूर उनकी तरफ आएंगे। लेकिन शाह साहब, किधर इनका साथ हो सकता है, और कोई अलायंस, कोई पार्टनरशिप आप देखते हैं कि ये जो डिसग्रंटल्ड पार्टीज हैं पीडीएम की, उनके साथ हुकूमत का हो पाएगा? देखिए, बात ये है कि जमहूरियत जो है उसमें तो वो कहते हैं ना कि जमहूरियत इज़ एन आर्ट ऑफ पॉसिबल्स। इसमें कुछ भी मुमकिनात जो हैं वो हो सकती है। कभी भी कोई भी किसी का जो है वो परमानेंट ना दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। ये वक्त के साथ साथ आपके इश्यूज़ के हिसाब से कुछ चीज़ें आप में सिमिलैरिटी होती है, तो उस पर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अलाइंसेस भी बना लेती हैं, चाहे वो हुकूमती लेवल पे हों, चाहे वो अपोजिशन लेवल पे हों। लेकिन ये भी जो पीडीएम है, इसका तो मैं समझता हूँ कि उसमें खासी दरार तो पड़ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट थी, और इसी तरह जो एएनपी थी वो भी थी। उनके अपना अपना व्यू पॉइंट है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो ये है, और मैं समझता हूँ कि वो साइब मौक़िफ़ है। वो ये है कि आप पार्लियामेंट के अंदर रहकर, सिस्टम के अंदर रहकर, आप जो भी हुकूमत पे तनकीद करनी है या अपना एक रोल जमहूरी अदा करना है, वो आप कर लें, बजाय इसके कि आप पार्लियामेंट से निकल कर और सड़कों पे आके एक एजिटेशन की पॉलिटिक्स और अनरेस्ट क्रिएट करें। उससे बेहतर है कि आपके पास एक जमहूरी पार्लिमानी प्लेटफॉर्म मौजूद है, आप उस पर आप ही करें। आपने देखा होगा कि 1985 का जो गैर जुबाती इलेक्शन था, अभी तक जो पॉलिटिकल पार्टीज, उस वक्त की एमआरडी जो थी, वो अभी भी रिग्रेट करते हैं कि हमें उसको फ्री नहीं छोड़ना चाहिए था, उसका बाइकआउट नहीं करना चाहिए था। हाँ। उसके बाइकआउट के नतीजे में आपने देखा कि बहुत सारे गैर जमहूरी सोच रखने वाले लोग, जो कि उस वक्त शायद लोकल बॉडीज़ के लेवल के लोग थे, वो आके सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के मेंबर्स बन गए। बिल्कुल। तो मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का अपना एक मौक़िफ़ है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जितनी भी हमारी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो उनके अपने अपने मसाइल हैं, अपने 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 स्टांसेस हैं, उनकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग शायद ये समझती है कि हम इस्तीफे देकर सड़कों पर एजिटेशन करके गवर्नमेंट पे दबाव बढ़ा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसा हमारा हालात जो है उसका मतकाजी नहीं है। ठीक है, हमें जो कुछ करना है वो जमहूरी और आईनी दायरे में रहकर, अपोजिशन का बिल्कुल हक है कि वो एक प्रेशर जो है वो बिल्ड रखे। जमहूरियत में ये भी तो है ना, मतलब स्ट्रीट पॉलिटिक्स इज आल्सो अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, वो तो उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि कर सकते हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, दिस इज नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस आपका ये। और दूसरा मैं ये भी बताऊं, हाँ। कि एक मकसद ये भी नहीं होना चाहिए कि हर हालत में हमने हुकूमत को चलता करना है। ठीक है, आप हुकूमत पे तनकीद करें, और हुकूमत का भी ये काम है कि वो ऐसे माहौल साजगार जो है वो पैदा करे जिसमें वो अपने इख्तलाफात के बावजूद अपोजिशन को ऑन बोर्ड ले, और जो हमारे कौमी मसाइल हैं कम अज कम उस पे तो एक पेज पे आ जाए, और जो मुनासिब कानून साजी होने वाली है या तरामीम होने वाली है, उस पे कम अज कम उनको कंसेंसस डेवलप करके उनको साथ लेकर। तालपुर साहब मुख्तसर फरमा दें, ताकि फिर मैं बहुत क्विकली मौजू चेंज करूं और फिर अगले मौजू की तरफ रुख करूं, जिस पे हमारे पास वक्त खैर कम है, लेकिन आपका सर मुख्तसर इस पे व्यू आना जरूरी है। हुकूमत कह रही है हर चीज पे बात करेंगे एनआरओ के अलावा, और किस किस जैसे कहते हैं ना कि नेशनल इंटरेस्ट, मतलब इट्स अ वेग टर्मिनोलॉजी दो, लेकिन किन किन ऐसी चीजों पे आप हुकूमत के साथ बैठ सकते हैं, आपकी जमात? मुख्तसर सर।
जमहूरियत के अंदर दुरुस्त कहा शाह साहब ने, कोई परमानेंट दुश्मन या कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, सारी दुश्मनी कोई परमानेंट मुखालिफ या परमानेंट दोस्त नहीं होता। मतलब है वो, और हर चीज में गुफ्त शनीद होनी चाहिए। लेकिन ये वाहिद जमात है पीटीआई की जो जबान इस्तेमाल करती है और जिस तरह से वो विंडिक्टिव है, तो मैं समझता हूं कि इसके होते हुए, इस जमात के होते हुए ये जमहूरी अमल भी फेल हो जाएगा। इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं होगा। जैसे अभी फिरदौस साहब ने कहा एनआरओ के बगैर हम हर चीज में बात करना चाहते। किसने तुमसे मांगा है एनआरओ? वो ये बताओ। अगर एक नाम दे दो, किसी ने एनआरओ मांगा नहीं है, किसी न तुम्हारे में इतनी जुर्रत है, न तुम्हारे में इतनी ताकत है कि तुम किसी को एनआरओ दे सको, न किसी ने तुमसे मांगा है। ठीक है, तो ठीक है, राइट। एनआरओ करके आप क्यों खामखा दूसरों को परेशान कर रहे हो, खुद भी परेशान हो रहे हो। ठीक है, हमें दूसरों को भी परेशानी है और खुद भी परेशानी है। ठीक है, एनआरओ की तो किसी ने बात नहीं की। नाजरीन, मैं इस पे ये वाला टॉपिक तो वाइंड अप करते हैं, लेकिन अगले टॉपिक की तरफ क्विक रुख करते हैं। बिजली के निर्ख नहीं बढ़ाए जाएंगे, वजीर आजम इमरान खान का ये बड़ा वाज़े एक मौक़िफ़ है जो कि स्पेशल असिस्टेंट ताबिश गौहर साहब ने बताया। सवाल मुलाहिजा करें, फिर राइट अवे मेहमानों का रुख करते हैं। जी नाजरीन, वैसे तो सर्कुलर डेट या गर्दिशी कर्जा जीरो आउट करने के लिए इस वक्त तकरीबन 5 रुपए पर यूनिट का बिजली में इजाफा दरकार है। IMF के सख्त शराइत हैं, लेकिन ताबिश गौहर साहब ने ये बताया है कि वजीर आजम इमरान खान ने बिल्कुल इसके ऊपर अपना दो टोक मौक़िफ़ रखा है कि इस वक्त इन सूरत हाल में ये अलाउंस नहीं दी जाएगी। और वाकई अगर हम इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स या महंगाई के प्रेशर्स को देखें तो गालिबन इतनी इसकी गुंजाइश अभी बनती भी नहीं है। ज़ाहिर है इसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट भी बहुत बड़ी होगी। और लेकिन बात यह है कि IMF के साथ भी ये एक टग ऑफ वॉर है, और IMF इस बात के लिए कितना आमादा होगा और हुकूमत की इस मौक़िफ़ के ऊपर IMF का क्या रिएक्शन या उनका क्या रिस्पॉन्स होगा, ये हम लोग टेबल करने लगे हैं बात। तो फिरदौस साहब, आपसे इसका आगाज़ कर लें, आप इकोनॉमी को बेहतर जानते हैं। IMF आपको लगता है कि इस बात पे ओके दे देगा हुकूमत को, क्योंकि यकीनन इस वक्त जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं हमारे पास मजीद इजाफे की गुंजाइश नहीं है? तो हमें सबसे पहली प्रायोरिटी है हमारे मुल्क की तरक्की है, और हमें IMF के सामने अपना मौक़िफ़ डायरेक्टली रखा हुआ है कि हम नहीं समझ सकते कि यहाँ इस मुल्क के शहरी और इस मुल्क की इंडस्ट्री ये मजीद रेट बर्दाश्त करके अपनी इकोनॉमी को हम संभाल सकते हैं। इसलिए हमने बड़ी काविशें की हैं। हमने जो लोगों ने 2002 के मुआहदे किए थे उनके साथ बैठ के 850 बिलियन अगले 20 साल में बचाएंगे, उसकी कोशिश की। अब उसके बाद हम 2012 के मुआहदों के ऊपर काम कर रहे हैं, और फिर हम जो नवाज शरीफ के आखिरी दौर के अंदर एग्रीमेंट्स किए गए हैं जिसके ऊपर 17 और 18% रिटर्न और जो एग्रीमेंट था, उन कंपनीज के साथ भी बात कर रहे हैं कि इससे कि ये चीज मुमकिन नहीं है कि इतने ऑप्शन प्रॉफिट्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर को बनाने दिए जाएं कि उनको डॉलर बेस्ड रिटर्न जो है वो 17% मिले। तो अब हम किस हद तक कामयाब होते हैं? हम पहले 2 में कामयाब हुए, इंशाल्लाह कोशिश करके इसमें भी कामयाब होंगे। IMF जो ऑब्जेक्टिव कॉल आउट कर रहा है वो अपनी जगह एक जेन्युइन ऑब्जेक्टिव है कि आपकी बिजली की रेट्स को आप सब्सिडाइज नहीं कर सकते। अब सब्सिडाइज करने के अंदर 2-3 चीजें चल रही हैं। सबसे पहले तो ये कि हमने बिजली की चोरी को रोकना है, जिससे कि आपकी खासतौर पे सिंध के अंदर और बलूचिस्तान में आपका जो कलेक्शन है वो 50% के लगभग चल रहा है। तो जो 50% लोग बिजली के पैसे नहीं दे रहे और बिजली चोरी कर रहे हैं, हमें उनको नेट में ला के इंश्योर करना है कि वो पैसे दे, और वो उसके बाद बातचीत होगी। लेकिन फिरदौस साहब, आप ये मान रहे हैं कि हुकूमत इस वक्त सियासी इसकी कॉस्ट जाहिर है बहुत बड़ी होगी अगर उठानी पड़ जाए कि बिजली के निर्ख इस वक्त के इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स में? इट्स द इकोनॉमिक कॉस्ट। इससे कि इस मुल्क की प्रोग्रेस रुक जाएगी, इस मुल्क के एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे, इसलिए हमें वो इकदाम लेने लाजमी।
तो मैं ये समझता हूँ कि ये करना जरूरी है। यानी और- इजाफा जरूरी है सर, आपका ये व्यू है फिरदौस साहब? जी आप कह रहे हैं कि इजाफा जरूरी है, बिजली के निर्खों में इजाफा जरूरी है, आप ये फरमा रहे हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। ठीक है, अदर वे राउंड, ठीक है। आप कह रहे हैं कि हमें मैंने अदर इसको- वे राउंड कहा है कि जी ये प्राइम मिनिस्टर का जो मौकफ है ये राइट, हमें राइट। सबको सराहना चाहिए, और हम उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत दोनों काम करेगी इंशाल्लाह। लेकिन ये यकीनन आईएमएफ के भी जो मौक़िफ़ है उसके साथ ये मशरूत तो होगा, इसकी कंडीशनैलिटी यहाँ पर है। जी तालपुर साहब, आपका क्या ख्याल है, ये जो महंगे बिजली के मंसूबे और पुराना बिगाड़ और ये जो मुश्किल फैसला है जो बिजली की चोरी ख़त्म करना, लाइन लॉसेस ख़त्म करना, ट्रांसमिशन लॉसेस, ये एक मुश्किल काम है गालिबन? क्या बात है, ये एक अनपॉपुलर चीज़ है करने के लिए? क्योंकि कोई हुकूमत यहाँ पर हमने देखा है कि अपना स्टेप डाउन नहीं करती और यहाँ पर इंटरवीन नहीं करती उस तरह से। ये दुरुस्त कहा किसी हद तक आपने कि बिजली की जो चोरी है वो सिंध और बलूचिस्तान को तो बदनाम किया जाता है, ये नहीं कि चोरी नहीं है, चोरी यहाँ भी होती है। ये तो फेडरल सब्जेक्ट है, ये तो उनका काम है उस चोरी को रोकना। लेकिन जो यहाँ पर शॉर्टफॉल होता है वो शॉर्टफॉल की तो बात करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन है उसका जो शॉर्टफॉल है वो इन दोनों सूबों से ज्यादा है, तो उसकी बात नहीं करेंगे, पंजाब की बात नहीं करेंगे। लेकिन बात यह है कि ये एक मेरी नजर में ऐसी बात है कि जब गिलास में पानी डाला जाता है तो जब गिलास भरा जाता है तो फिर गिलास में जगह ही नहीं है डालने की। अब इतनी हद तक बढ़ चुकी हैं ये रेट्स कि अब इसको ज्यादा बढ़ाकर क्या करेंगे? लोग पहले 3 वक्त की रोटी तो पहले भी नहीं खाते थे, 2 वक्त ही खाते थे, अब 1 वक्त की रोटी के ऊपर आ गए हैं। इस हद तक आईएमएफ की कंडीशन। लेकिन सर आपने ये महंगे निर्खों पे ये आईपीपीज और ये सीपीपीज, ये इनका सिलसिला क्यों शुरू किया? ये भी तो एक बहुत अहम सवाल। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एग्री, कोई शक नहीं है, मैं एग्री कर रहा हूँ। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इकोनॉमिकली इस मुल्क को जिस जगह पे पहुंचाया है, अल्लाह खैर करे। आप आटे की कीमत देखो, आप चीनी की कीमत देखो, अब रमजान का महीना आ रहा है, रमजान की आमद, यस बिल्कुल आएगा, ये और चीजें बढ़ती जा रही हैं। सब्जी देखो, गोश्त देखो, और चीजें तो छोड़ो। ये जो एक फैसला किया है मौजूदा हुकूमत ने आईएमएफ की डिक्टेशन के ऊपर, अफसोसनाक है पर काबिल मजम्मत है कि राइट, स्टेट शाह बैंक को उनके हवाले कर दिए। स्टेट बैंक को इस हद तक आजाद कर दिया है वो सर वो अभी मामला अभी भी पेंड में है। खैर वो गालिबन ये कि अगर उस पर कोई डिबेट हो तो बहुत बेहतर है कि आप लोग वहां पर पार्लियामान में ये तमाम चीजें या एतराजात रख सकें, आपकी जमात को जो भी हैं। अभी आपकी स्टेट बैंक पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं है, पार्लियामेंट भी उसको कुछ नहीं कर सकती। जी वो तो सर वही बात है ना, ये तो एक कानून अभी आना है, इस पे जाहिर है अभी कोई वो ये आया नहीं है फॉर्मली। जी शाह साहब, इस पे आपका व्यू सर आ जाए। देखिए बात ये है कि जहाँ बिजली के नरखों का मामला है, वैसे तो वो हमारा एक इदारा है नेपरा, वही टैरिफ्स जो है वो अपनी ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक जो है वो तय करता है। लेकिन पब्लिक हियरिंग वगैरह भी होती है। लेकिन जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब का जो ऐलान है कि उसको महंगा नहीं किया जाएगा है बहुत खुशाइंद है, और उनकी ये ख्वाहिश भी होगी, लेकिन उसके लिए उनको फिर सब्सिडी देनी पड़ेगी। और सब्सिडी देने के लिए फिर वो बात आपने जो की कि आईएमएफ का भी प्रेशर आएगा, तो ठीक है, उसको हम देखते हैं कि वो किस हद तक उनकी इस ख्वाहिश को जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। लेकिन एक बात जो ज़रूरी ये है कि हमने पन बिजली के ऊपर कभी इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। वो तो खैर बहुत दूर रस मंसूबे होते हैं। हमने अल्टरनेटिव एनर्जी को भी ज़्यादा प्रमोट नहीं किया, जैसे कि हवा से हासिल की गई जो बिजली है वो उस पर भी हमने तवज्जो नहीं दी। सोलर हमारे पास पूरा मुल्क इतना है कि वो हम बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें ये आईपीपीज के साथ साथ और जो पन बिजली के साथ साथ अल्टरनेटिव एनर्जी को ज्यादा प्रमोट करने की भी जरूरत है, और उसको भी अल्टीमेटली तो यही हल है इन तमाम मसाइल का, क्योंकि ये काफ़ी जिसे कहते हैं देरीना किस्म के मसाइल हैं। खैर थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। नाजरीन, जस्टिस शाह खाबर यहाँ मेरे साथ थे, फिरदौस शमीम नकवी साहब और नवाब यूसुफ तालपुर ने हमारा साथ दिया था। थैंक यू वंस अगेन टू एवरीवन। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।